हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 26 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर विदाउट कॉस्ट इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूडान जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर गृह युद्ध के हालात है। ऐसी कंडीशन में सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम सूडान की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल खार्तूम है। इस देश में गृह युद्ध के हालात के कारण यहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर और भी कई सैन्य ऑपरेशन चलाए गए हैं। उन सभी ऑपरेशंस को एक बार यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे कि ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो जब पिछले साल रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन देव शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। इसके अलावा तुर्की में जब हाल ही में एक भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी, तो ऐसी कंडीशन में तुर्की और सीरिया में बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। कोविड-19 के समय विदेशों में बसे हुए भारतीयों को वापस अपने वतन लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। और सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन राहत 2015 में जब यमन में गृह युद्ध के हालात थे तो उस वक्त वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था। तो ये भारत सरकार के कुछ ऐसे सैन्य ऑपरेशन हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, 2007 में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई थी और 2007 से लेकर हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया 2023 की मलेरिया दिवस की थीम है। देखिए, इसी साल 29 मार्च 2023 को WHO के द्वारा अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। WHO के द्वारा अभी तक 42 देश या क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। विश्व में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 1981 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अब देखिए, भारत की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब एक्चुअल में मलेरिया डिसीज है क्या? तो देखिए, यह बैक्टीरिया से फैलने वाली एक डिसीज है जिसमें नॉर्मली अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको तेज बुखार आना, वॉमिटिंग होना, ठंड लगना, ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और इसका मुख्य वाहक मादा मच्छर एनोफिलीज है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया रोधी दवा है। पूरे विश्व में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने शपथ ली है। आंसर ए हो जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट बने हैं। इनके पहले देखिए, बांग्लादेश के 21वें प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद थे, जिनके हटने के बाद 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने शपथ ली है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और इसकी मुद्रा टका है। वर्तमान में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है।
इसके अलावा देखिए कुछ दिन पहले ही भारत और बांग्लादेश के मध्य में एक डीजल पाइपलाइन समझौता हुआ है, जिसे मैत्री पाइपलाइन समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में मैत्री रेलगाड़ी का संचालन भी किया जाता है। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए ऐसे शव जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, ऐसे शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और देखिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी तक 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहित किया जा चुका है। ऐसे डीएनए जो कि 150 अज्ञात शवों से लिए गए हैं। अब एक्चुअल में इससे फ्यूचर में क्या फायदा होगा? तो देखिए डीएनए डेटाबेस जो है ये शवों की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे ऐसे परिवार जिनके परिजन गायब हो चुके हैं, कहीं खो चुके हैं, तो उन्हें अपने प्रियजनों की तलाश करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। शवों की पहचान के अलावा डीएनए डेटाबेस देखिए जघन्य अपराधों की जांच करने, आपदा पीड़ितों की पहचान करने और गुमशुदा व्यक्तियों और बार बार अपराध करने वालों की पहचान करने में भी मदद करेगा। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में डीएनए डेटाबेस स्थापित किया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। अभ्यास लॉक्ड शील्ड का संबंध किससे है? तो देखिए अभ्यास लॉक्ड शील्ड जो है ये साइबर रक्षा अभ्यास है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दुनिया के सबसे बड़े साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका वार्षिक संस्करण नाटो के सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा एस्टोनिया के तल्लिन में आयोजित किया गया। देखिए साइबर सुरक्षा, जिसे कंप्यूटर सुरक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी कहा जाता है, यह डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमण से दूर रखने का एक तरीका है। तो हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए लॉक्ड शील्ड नाम का अभ्यास नाटो के सहयोगी संगठन के द्वारा किया गया। अब अगर हम नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, एग्जाम में नाटो के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कर्नाटक राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए वोट फ्रॉम होम विकल्प को पेश किया गया है। कर्नाटक में देखिए अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में भागीदार बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम ऑप्शन की घोषणा की है। अब एक्चुअल में वोट फ्रॉम होम ऑप्शन में किसे शामिल किया जाएगा? क्या सभी वोटदाताओं को शामिल किया जाएगा? तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है ये केवल 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिया गया है। अगर ये पोलिंग बूथ तक जाकर वोट नहीं दे सकते तो ये घर से ही अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए कर्नाटका निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगों के लिए सक्षम ऐप की भी शुरुआत की गई है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। कर्नाटक में विधानसभा की टोटल 224 सीट है। अब अगर देखिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो कर्नाटक विधानसभा के लिए दिया गया है। हाल ही में अरुण सिंह बरहाट का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो अरुण सिंह बरहाट देखिए टेबल टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में देखिए टेबल टेनिस के नेशनल प्लेयर अरुण सिंह बरहाट का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इन्होंने हाल ही में 2023 में ओमान में आयोजित वर्ल्ड वेटरन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो अरुण सिंह बरहाट जो कि नेशनल प्लेयर है टेबल टेनिस के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खोंगजोंग दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए खोंगजोंग दिवस का आयोजन
हर साल मणिपुर राज्य में किया जाता है? आंसर डी हो जाएगा। मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसे मनाया क्यों जाता है? तो देखिए 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, जिसे खोंगजोम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में मणिपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था और मणिपुर के काफी योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया था। इन्हीं की याद में हर साल खोंगजोम उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत और किस देश के मध्य कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका की सेना के मध्य में किया जाता है। हाल ही में देखिए भारत और अमेरिका के मध्य कोप इंडिया 2023 के छठे संस्करण का जो आयोजन है वो भारत के कलाईकुड़ा, पानागढ़ और आगरा वायुसेना स्टेशन पर 24 अप्रैल को संपन्न हुआ है। विश्व की दो बड़ी डेमोक्रेसी के मध्य में देखिए इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसे कोप इंडिया द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए अन्य कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में हमें हमेशा देखने को मिलती है। तो देखिए डेजर्ट नाइट की बात करें तो ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में किया जाता है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है, जो भारत और बांग्लादेश की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। गरुड़ अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में किया जाता है। हैंड इन हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत और चीन की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य में। जिमैक्स भारत और जापान के मध्य में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य में। और वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में किया जाता है। आगे देखिए सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर की सेना के मध्य में। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य में। इसके अलावा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के मध्य में आयोजित किया जाता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य में। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य में। मैत्री भारत और बांग्लादेश के मध्य में। और लास्ट धर्म गार्जियन की अगर हम बात करें तो ये भारत और जापान की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मेन मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार फिर से इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, देश की पहली वाटर मेट्रो जो है वो केरल के कोच्चि में चलाई जा रही है। तो आंसर ए हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन केरल के कोच्चि में किया है। अब ये जो वाटर मेट्रो है कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करेगी। केरल में देखिए इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस वाटर मेट्रो सर्विस के लिए देखिए एक हाइब्रिड बोट का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा केरल से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि केरल दौरे पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी है। ये भी मैंने आपको कल के सेशन में डिटेल में समझाया था। इसके अलावा देखिए आज का लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, केरल को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली, यह किस स्थानों के बीच शुरू की गई? तो केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य में शुरू की गई है। आंसर ए हो जाएगा। डिटेल देखिए, केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन और कासरगोड रेलवे स्टेशन के बीच में शुरू किया गया है। और यह जो वंदे भारत ट्रेन है ये केरल के 11 जिलों को जोड़ने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम स्टेशन से इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन की शुरुआत की है। तो केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से कासरगोड रेलवे स्टेशन तक चलाई जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स के हमने सभी क्वेश्चन डिटेल में कवर किए। अब हम फैक्ट शीट में कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, राजेश कुमार सिंह ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ताइफा 1
केन्या का प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके अलावा देखिए, हाल ही में पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया है। सोमवार को इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म 1949 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 के देखिए पहले चरण में भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे आ जाइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव रखी है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है। इसके नाम पर मुलापेटा बंदरगाह परियोजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। लास्ट देखिए, विश्व अंग्रेजी दिवस 2023 में 23 अप्रैल को मनाया गया है। अब इसकी थीम की बात करें तो इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ब्रिजिंग कल्चर, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, ये थीम है विश्व इंग्लिश डे की 2023 में। कब मनाया गया है? तो इसे 23 अप्रैल को मनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इजीली उनसे फाइट कर पाएं और इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएं। तो आइए 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष अरुण सिन्हा को बनाया गया है। जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का हाल ही में विमोचन किया गया। जयदीप मुखर्जी का संबंध किस खेल से है? तो जयदीप मुखर्जी भारत के नेशनल टेनिस प्लेयर हैं, जिनकी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके बाद देखिए, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो अभी हमने बात की, इसे केरल में खोला जाएगा। लंदन मैराथन 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो लंदन मैराथन 2023 का खिताब केन्या के केल्विन केप्टम ने जीता है। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो भारत के लिए क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है रशिया। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत है? तो भारत में सर्वाधिक जल स्रोत भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। लास्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर 25 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से, इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए डेली क्विज भी शुरू किया गया है, जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग आपको क्रेजी जीके ट्रिक के कम्युनिटी पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो क्विज दी थी तो आप वहां पर जाकर अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।